हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, डेली सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है ना दोस्तों। तो जुड़ जाइए सभी आप लोग। क्या हाल चाल है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग सभी। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने चैट्स आ जाएगी, आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी, है ना। अभी आपके पास में चैट्स आ जाएगी। एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा। चलिए, तो आपको पता है डेली सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। आप लोग दोस्तों टेंशन लीजिए, एक थोड़ी देर में भी आपके पास में चैट्स आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग क्लास नंबर 9 है, और आप लोग का दोस्तों जब भी पेपर हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना आप लोग ना भूले। डेली 1 PM पे फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, ये भी आप लोग मिस ना करें। यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है, ठीक है। तो इस क्लास के लिए क्या करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें, मुझे क्या कर ले आप लोग फॉलो कर ले। और यहाँ पर अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, तो कोड में आप लोग डाल दें नीरज11। इस क्लास के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आप लोग अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हो अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 70 से ज्यादा आप लोगों के पास में यहाँ पर टीचर्स मिलेंगे, है ना। तो 12 महीने का 6500 है, रेफरल कोड लगाएंगे यहाँ पर नीरज11, तो ये आप लोगों का कितने का पड़ जाएगा, 5,850 का। और दोस्तों 12 महीने का रेलवे का आपका प्राइस कम हो चुका है, 12 महीने का 3,000 का, नीरज11 लगाएंगे आप लोग कितने का पड़ जाएगा, 2700 रुपए का पड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट नंबर 9, है ना। एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। दोस्तों एक मिनट रुकिए, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक मिनट वेट करिए ना। सर यार यार दूसरे फोन से देखो, वाईफाई शेयर उससे मत देखो। हाँ यूट्यूब पे चेक करो आप। इवेंट प्राइवेट तो नहीं रखा, फिर क्यों नहीं आ रही चैट्स। आप ग्रुप पे डालो, मैं पढ़ा रहा हूँ पहले। दोस्तों हो सकता है आज कुछ टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से आप लोगों को चैट्स नहीं दिख रही हो, है ना। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है यूट्यूब पे। चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की लिए क्लास दोस्तों यहाँ पर ऐसे रहेगी, आप लोगों को मैं बैठ के पढ़ाऊंगा। कल से आप लोगों की जो क्लास होगी फिर से आप लोग के बोर्ड पे हो जाएगी, ठीक है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग के दोस्तों कमेंट्स भी नहीं आ रहे। हाँ चलिए, अब कमेंट्स आ गए ना। अब कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अब कमेंट्स आ गए। चलिए अब कमेंट्स आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था कि फ्रेंड्स बस आज के लिए क्लास ऐसे रहेगी, क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं है। फिर कल से आप लोग की वापस बोर्ड पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से हर्बिसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। इनमें से हर्बिसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है। अब पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हर्बिसाइड क्या होता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि प्लांट्स में कुछ, आप लोगों का जो प्लांट होता है ना, वहां पर अनवांटेड वेजिटेशन हो जाता है। मतलब अनवांटेड वेजिटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जो हम लोग चाहते नहीं, उसके बावजूद कुछ आप लोगों की क्रॉप्स फसलें उग जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो उनको डिस्ट्रॉय करना, तो किसी सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं। तो हर्बिसाइड क्या हो जाएगा, अ सब्सटेंस दैट इज टॉक्सिक टू प्लांट, यानी प्लांट के लिए वो एक जहर के समान है, और वो क्या करता है, अनवांटेड वेजिटेशन को रोकता है। और किसका इस्तेमाल एक हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है सोडियम क्लोरेट का, ऑप्शन नंबर ए। पर अगर आप लोगों से सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो NaClO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, साफ दृष्टि के लिए कम से कम दूरी क्या है। मतलब कहने का मतलब आप लोगों से नियर पॉइंट पूछा है। अब आप लोग बोलेंगे नियर पॉइंट क्या होता है। देखिए, आपको पता है कोई भी वस्तु को आप लोग अपनी आंख के पास में लेकर आओगे तो वो 25 सेंटीमीटर तक वो बिल्कुल साफ देख सकता है। अगर उससे और पास में लेकर आओगे तो आपकी आंखों पे बहुत लोड पड़ेगा, आपकी आंख उसको साफ नहीं देख पाएगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जिसको मैं किसी ऑब्जेक्ट पर रखूं और आपकी आई में बिना प्रॉब्लम हुए वो उसको देख पाए, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट कितना होता है दोस्तों, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों से पूछा गया है, डैश में एक कम प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए कैसे करेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। तो आइए डिस्कस करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो तो करंट मापता है। अरे पता है क्या आप लोगों को दोस्तों, जो गैल्वेनोमीटर होता है ये तो करंट मापता है और अमीटर भी करंट मापता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, जो गैल्वेनोमीटर होता है ये कम अमाउंट का प्रतिरोधी क्या कर सकता है, सॉरी कम अमाउंट की करंट ही मेजर कर सकता है, जबकि अमीटर ज्यादा अमाउंट की करंट मेजर कर सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों कोई सर्किट है, इसमें आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि आप लोगों को देखना था ये सर्किट में जो भी करंट पास हो रही है उसका अमाउंट आपको देखना था। अब मान लीजिए दोस्तों अमाउंट बहुत ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर तो आपका फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट चाहते हो कि दोस्तों इस गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट मेजर कर सके। कहीं ना कहीं ये गैल्वेनोमीटर को आप लोग अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए तो कैसे कर सकते हैं, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे, छोटी सी बात। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का क्या है, ये बैटरी है। ये मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। दोस्तों यहां से क्या निकल रही है, करंट निकल रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। यहां पर क्या था फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर था। अब इससे जो करंट जा रही थी, इससे करंट जा रही थी, मान लीजिए बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट जा रही है, तो गैल्वेनोमीटर तो खराब हो जाएगा, तो ये तो करंट बता ही नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी के पैरेलल में एक छोटा प्रतिरोध लगा दो, बहुत कम प्रतिरोध लगा दो, और फिर आराम से ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर करंट आप लोगों की यहां पर आ जाएगी। आप लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया, तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि गैल्वेनोमीटर केवल और केवल 2 ओम तक की करंट माप सकता है, आई एम सॉरी 2 एम्पियर तक की। जो गैल्वेनोमीटर होगा ना, वो केवल और केवल कितनी करंट माप सकता है, आप लोग ये मान के चलिए 2 एम्पियर तक ही मान सकता है। लेकिन मान लीजिए सर्किट में तो दोस्तों 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो क्या ये गैल्वेनोमीटर माप पाएगा क्या, क्या गैल्वेनोमीटर माप पाएगा क्या, नहीं माप पाएगा ना। तो हमने इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, निम्न प्रतिरोध लगा दिया। इससे क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी करंट जाएगी, अब देखिए गैल्वेनोमीटर का कुछ प्रतिरोध होगा,
कुछ प्रतिरोध ये होगा, तो जब भी आप लोगों की ये करंट जाएगी कुछ इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लगाया प्रतिरोध बहुत कम है, गैल्वेनोमीटर का जितना प्रतिरोध है उसका मान लो 1/10 ही है, तो मान लीजिए अगर यहां से मतलब यहाँ पर लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट ज्यादा चल जाएगी, तो मान लीजिए टोटल 30 एम्पियर करंट थी, तो मान लीजिए इसमें फॉर एग्जांपल दोस्तों 25 चली गई, इसमें मान लीजिए 5 चली गई, तो हम लोग देख लेंगे दोस्तों गैल्वेनोमीटर में कितनी गई, 5 गई, तो टोटल करंट मान लो एक्स का 5% मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर में गई, और यहाँ से टोटल आप लोग निकाल लोगे, है ना। तो बस ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर को अगर आप लोगों को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या जोड़ोगे, एक लो रेजिस्टेंस जोड़ोगे, और किस में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों को 3 चीजें दी हुई है, एक ये, एक ये, एक ये, आपको बताना इन तीनों के बारे में। ये क्या है, ये आइसोटोन्स है, आइसोबार है, आइसोटोप्स है, क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या ये आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स को और क्या हम लोग बोलते हैं, आइसोटोप्स को दोस्तों हम लोग समस्थानिक भी बोलते हैं। क्या ये समस्थानिक है क्या, समस्थानिक कौन होते हैं, जिनका नीचे वाला नंबर यानी परमाणु क्रमांक तो समान होता है और ऊपर वाली संख्या अलग अलग होती है। क्या ऐसा कुछ है क्या, नहीं दोस्तों, आइसोटोप्स तो नहीं है ये। क्या आइसोबार है क्या, आइसोबार में क्या होता है, जिसमें ऊपर वाली संख्या समान होती है, यहाँ पर तो ऊपर वाली संख्या भी समान नहीं है, तो आइसोबार भी नहीं है। अब चेक करना है दोस्तों ये आइसोटोन्स है ये नहीं है। आइसोटोन्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइए न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो दोस्तों, ये नीचे 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं, 14 दिए हुए हैं। और दोस्तों 30 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 30 दी हुई है। तो जरा मुझे इसमें न्यूट्रॉन बताएंगे, आप लोग बोलेंगे सर न्यूट्रॉन इसमें 16। चलो सेकंड वाले में चेक करके बताएंगे। ये नीचे क्या है, 15 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं, 15। आप लोग मुझे बताएंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 31 दिए हुए हैं, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे 16। चलिए दोस्तों थर्ड वाले में चेक करते हैं। ये 16 क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या आपको दी हुई है 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी हुई है 32, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 32 में से 16 गए 16। दोस्तों इसमें भी न्यूट्रॉन 16 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 16 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 16 है, तो ये आप लोगों के आइसोटोन्स हो जाएंगे। आइसोटोन्स क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए दोस्तों आगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, कितनी बोन्स होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए टोटल बोन्स की बात करें हमारे ह्यूमन स्कल में, तो वो कितनी होती है दोस्तों, 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 29 हड्डी होती है। अब इस पूरी खोपड़ी में, स्कल में क्या क्या आता है, पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो मेरा फॉरहेड हो गया और वो वाला पार्ट जिसमें बाल आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। तो अगर आप लोगों से पूछे, पेन को क्या हो गया, हाँ, तो अगर आप लोगों से पूछे क्रेनियम बोन कितनी होती है, तो दोस्तों क्रेनियम यानी कपाल की हड्डियां होती है 8। ठीक है, आपका जो फेस होता है ना, फेस में हड्डी होती है कितनी, 14। दोस्तों 3 इस कान में होती है, 3 इस कान में, तो ईयर में कितनी होती है, कान में 6 होती है। और एक जो आपकी जीभ होती है ना, इसके बेस पे होती है, इसके आधार पर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायोड बोन। ठीक है, तो टोटल देखिए क्या 29 हो गई, क्या 8 प्लस 14 कितने हो गए, 22 हो गए, 22 और 6 28, 28 और 1 29, तो टोटल स्कल में 29 हड्डियां हो गई। कौन कौन सी होती है आप लोग बता सकते हो, 8 तो इधर क्रेनियम बोन होती है, 14 आपके फेस में होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में, 6 ये हो गई, और एक जो आपकी टंग होती है ना, इसके बेस पे होती है यू शेप की। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस गैस में सड़े हुए अंडे की गंध आती है, जल्दी से बताएंगे। इस गैस में सड़े हुए अंडे की गंध आती है, तो ये आपकी आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, H2S इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज इम्प्लांटेड इन द आई डोनेशन। दोस्तों जब भी नेत्रदान होता है तो हमारी आंख का कौन सा पार्ट दान करा जाता है, ये आप लोगों को बताना है
है ना, या फिर कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये हमारी ह्यूमन आई हो गई, ठीक है, कुछ इस प्रकार की ह्यूमन आई होती है ना। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर कुछ ये जो प्रोजेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, कुछ उभार आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और ध्यान रखेंगे जब भी दोस्तों नेत्रदान होता है, किससे दान किया जाता है, इस कॉर्निया को ही दान किया जाता है। जिसको बोलते हैं ना इसकी आंखें खराब हो गई, बेसिकली उसका क्या खराब हो जाता है, कॉर्निया खराब हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। तो देखिए जब भी कोई आप लोग साउंड सुनते हैं तो उसका इफेक्ट आप लोगों की बॉडी में कब तक रहता है, या आपकी मानव मस्तिष्क में उसका इफेक्ट कब तक रहता है, ये आप लोगों को बताना है। जैसे भी आप लोगों ने दोस्तों कोई साउंड सुना तो उसका इफेक्ट कब तक रहता है, तो वो इफेक्ट रहता है दोस्तों 1/10 सेकंड तक। कब तक रहता है, 1/10 सेकंड तक, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको 0.1 सेकंड। सिमिलरली आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जब कोई आप लोग वस्तु को देखते हो तो उसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है, उसका इफेक्ट रहता है 1/16 सेकंड तक। ठीक है, मतलब 1 सेकंड के 16वें भाग तक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों एकमात्र ब्लॉक जिसमें धातु भी होता है, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है, मेटलॉइड यानी उपधातु, ऐसा कौन सा ब्लॉक है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक होते हैं। सर क्वेश्चन एनालिसिस क्यों नहीं हो रहा है, आदित्य जी आप लोगों को पता है मेरी तबीयत खराब थी, आज से मैं जितने भी आपके 4-5 दिन के क्वेश्चन आए थे सारे बता दूंगा, साइंस एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। तबियत खराब थी इतने दिन से, आज मैं आपको सारा एनालिसिस करा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए तो देखिए आप लोगों को पता है पूरी जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या 4 ब्लॉक होते हैं क्या। अब आइए इन 4 ब्लॉक के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो ब्लॉक है ये तो आप लोग का हो जाएगा एस ब्लॉक, समझ रहे हो। ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, ये बीच वाला डी ब्लॉक हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा एफ ब्लॉक। तो आप लोग जितने भी रेड कलर से देख पा रहे हो वो सारे के सारे क्या है दोस्तों, मेटल्स है, धातु है। आप लोग येलो कलर में जो देख पा रहे हो वो है आप लोगों के उपधातु यानी मेटलॉइड, और आप लोग ब्लू कलर में जो देख पा रहे हो वो क्या है दोस्तों, आप लोगों के अधातु है। तो आप लोग मुझे बताइए ऐसा कौन सा ब्लॉक दिख रहा है जिसमें आपको येलो कलर भी दिख रहा है, ब्लू कलर भी दिख रहा है और रेड कलर भी दिख रहा है। मेरे को तो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, तो वो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, पी ब्लॉक, समझ गए। बाकी एस ब्लॉक में बात करें सारे के सारे मेटल है, बस एक हाइड्रोजन इकलौता क्या है आपका नॉन मेटल है। और एफ ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पी ब्लॉक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो बताएंगे। दोस्तों किसी का एटॉमिक नंबर 16 है, परमाणु संख्या 16 है, तो वो जो तत्व होगा कौन से पीरियड में होगा ये आप लोगों को बताना है। क्या आप लोग बता सकते हो कि परमाणु संख्या 16 किसकी होती है, या परमाणु क्रमांक 16 किसकी होती है, जरा बताएंगे। सर एग्जाम एनालिसिस क्यों नहीं करा रहा, किरण जी मैंने आपको बता दिया मेरी तबीयत खराब हो रही थी, आज से करा दूंगा, ठीक है, बताए जल्दी से। तो दोस्तों आपको पता है 16 जो होता है वो होता है सल्फर का। अब आप लोगों को बताना सल्फर कौन से पीरियड में होगा, कौन से आवर्त में होगा। अब देखिए ऐसे तो आप लोग पूरी पीरियड टेबल याद नहीं कर सकते कि देखो ये रहा, देखो सल्फर ये रहा, कहां पर है आप लोग का सल्फर ये रहा। तो सर पहला आवर्त ये हो गया, दूसरा आवर्त ये हो गया, तीसरा आवर्त ये हो गया। आप लोग बोलेंगे सर तीसरे आवर्त में होता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में याद थोड़ी रहेगा। और चलिए आप लोग सल्फर का याद भी कर लोगे तो एग्जाम में तो आपका आ जाएगा, मान लीजिए पोटेशियम का बताओ या सीजीएम का बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, गैलियम का बताओ, समझ रहे हो, पोलोनियम का बताओ, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो कैसे आप लोग बताएंगे कि पीरियड नंबर कौन सा है, आवर्त संख्या निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लिख लो। आवर्त संख्या अगर आप लोगों को निकालनी है कि वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, कौन से आवर्त में है, तो आवर्त संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, उसमें कक्षा की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ शेल।
उसमें कोशों की जो संख्या होगी ना, कोशों की जो संख्या होगी, कोश की संख्या, वो ही क्या होगी, आवर्त संख्या होगी। जैसे मुझे बताइए दोस्तों, ये आपका 16वां है, तो एटॉमिक नंबर 16 होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। दोस्तों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, सर 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो 8 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 10 इधर आ गए, बचे 6, 6 अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो टोटल कितनी कक्षा भरी, पहली कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई, तीसरी कक्षा ये हो गई। तो दोस्तों केवल 3 ही तो कक्षा भरी, 3 ही तो कोश भरे, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों अगर पवन के द्वारा परागण होता है, हवा के द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे। अब पहले तो हम लोग समझते हैं ये पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। आइए, तो देखिए पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें, तो देखो आप लोगों को पता है, आप लोगों के पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जैसे आप लोग मेरी बात समझिए, जब किसी पुष्प का परागकण यानी पॉलन ग्रेन निकल कर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को परागण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का कोई फ्लावर है ना, ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं एंथर। इस एंथर से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं, जो कि इसके दोस्तों किस में जाते हैं, ओव्यूल में जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं ना, स्टिग्मा में। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, परागण। अब ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये हवा के माध्यम से भी हो सकती है, या हो सकता है दोस्तों कोई कीट है जो इन परागकण को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर लेके जा रहा है। या फिर आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, पॉलिनेशन सिंपली पॉलन ग्रेन्स का यानी परागकण का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये हवा के माध्यम से भी हो सकती है, या हो सकता है दोस्तों कोई जंतु है, कोई कीट है, कोई आपकी बटरफ्लाई है, जो एक पॉइंट मतलब मेल पार्ट से उठा के फीमेल पार्ट पर लेके जा रही है वो पोलन ग्रेन्स। तो अगर हवा के द्वारा ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, एटॉमिक नंबर 32 का कैसे निकालेंगे, चलो भैया निकाल के बताओ एटॉमिक नंबर 32 का। एटॉमिक नंबर 32 का निकाल के बताओ, ये कौन से पीरियड में होगा, कौन निकाल के बताएगा एटॉमिक नंबर 32 वाला, जो क्या होगा, जो एलिमेंट होगा वो कौन से पीरियड में होगा, बताइए जल्दी से बताएंगे। तो 32 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोस्तों, 2 आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे। तीसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है, 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 18 इधर आ जाएंगे क्या, देखते हैं। 18 और 2 20 और 8 28, ठीक है। और बाकी बचे कितने, 4, वो अगली कक्षा में चल जाएंगे, क्या सही है क्या, 8 4 12 13 14 28 32, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने आवर्त, कितनी कक्षा भरी, पहली दूसरी तीसरी 4 कक्षा भरी, तो चौथे आवर्त में होना चाहिए। देखो ये चौथे आवर्त में हो गया, है ना, ये देखो पहला आवर्त ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे आप लोग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, दोस्तों दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए जो करंट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। एक क्या होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में। दोस्तों ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है, ध्यान से देखिए। तो ऐसी करंट दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, जैसे मान लीजिए ये मैं एक एक्सिस पे मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, मान ले लेता हूं, ठीक है, और एक एक्सिस पे मैं समय ले लेता हूं, टाइम ले लेता हूं। तो कभी दोस्तों इसका मान बढ़ता है, कभी इसका मान कम होता है, कभी इसका मान बढ़ता है, कभी इसका मान कम होता है। जबकि डायरेक्ट करंट क्या होता है दोस्तों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मान समय के साथ में चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है। तो आप लोगों को आवृत्ति बतानी है, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कितनी साइकिल बनी। जैसे मान लो एक सेकंड में एक ही साइकिल बन रही है, तो हम लोग बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी एक है। मान लीजिए एक सेकंड में दोस्तों कम से कम 50 साइकिल बन गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं बोल दूंगा 50। लेकिन दोस्तों क्या इसमें कुछ साइकिल बनेगी क्या, इसमें कोई साइकिल ही नहीं बनेगी। तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे, आपको पता है हमारी सेल में आरएनए पाया जाता है,
अच्छा मुझे बताएंगे दोस्तों, जो आरएनए होता है, आरएनए, ये सेल के किस पार्ट में पाया जाता है? दोस्तों ये सेल के किस पार्ट में पाया जाता है, जरा बताएंगे। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है ये सेल के कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो आइए दोस्तों दोनों के बारे में समझते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर आप लोगों से पूछे डीएनए कहां पर पाया जाता है, तो दोस्तों जो डीएनए पाया जाता है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक में पाया जाता है। और आप लोगों से पूछे कि न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं पर पाया जाता है क्या, बिल्कुल न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे आरएनए कहां पर पाया जाता है, तो आरएनए दोस्तों एक तो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। समझ गए? अब इस आरएनए का काम क्या है? तो दोस्तों डीएनए का तो काम क्या है? डीएनए तो जेनेटिक सब्सटेंस होता है, यानी ये आप लोगों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। आपके पेरेंट्स से आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? डीएनए की वजह से आते हैं। तो डीएनए तो एक जेनेटिक सब्सटेंस है, ये आनुवांशिकी का कार्य करता है। और आरएनए क्या काम करता है? तो दोस्तों आपकी जो सेल होती है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम के प्रोटीन निर्माण में मदद कौन करता है दोस्तों? आरएनए करता है। तो आरएनए क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अब बात आप लोग मुझे इतनी सी बताइए कि आप लोग तो दोस्तों प्रोटीन खाते हो, आप तो प्रोटीन खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, प्रोटीन भी खाते हो। तो दोस्तों खाने की क्या जरूरत है जब आपके सेल में खुद ही बन रहा है? भैया आपके सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो फिर हम लोगों को खाने की क्या जरूरत है, बताएंगे। अरे हम लोगों को फिर खाने की क्या जरूरत है जब आपके सेल में राइबोसोम है, वो खुद ही आप लोगों का क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो हमको खाने की क्या जरूरत है? प्रोटीन। मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आपका आता है, तो आपकी बॉडी एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है उनसे लड़ने के लिए। तो वो एंटीबॉडी क्या होती है? एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो वो प्रोटीन निर्माण कौन करता है? आपके राइबोसोम करता है। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, आपकी बॉडी में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। वो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो उनका निर्माण भी कहां से होता है? यहीं से होता है। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मुंबई में पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो शिमला में कहां पर उबलेगा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रेशर बढ़ने के साथ में, दाब बढ़ने के साथ में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। जबकि प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कम होता है। तो देखिए आप लोगों को पता है शिमला क्या है? हाइट पर है। हाइट पर क्या होता है दोस्तों? प्रेशर कम होता है, यानी शिमला में प्रेशर क्या है? कम है। तो प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, यानी जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, आप शिमला में 100 से कम डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, खाना कहां पर अच्छी तरीके से पकेगा? शिमला में पकेगा या मुंबई में पकेगा? शिमला में पकेगा अच्छे से या मुंबई में पकेगा? ये दोनों जगह पकेगा। खाना प्रॉपरली कहां पर पक पाएगा? मुंबई में, शिमला में? बताएंगे। तो आइए दोस्तों एक एनालिसिस करते हैं। तो ये मैंने लिया मुंबई में। मुंबई में मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया, उसमें क्या डाला? पानी डाला। उसमें क्या डाला? पानी डाला। और ये मैंने बात करी, ये तो बात हो गई मुंबई की, और ये बात हो गई दोस्तों आपके शिमला की। तो शिमला में भी मैंने क्या लिया? उतना ही पानी लिया। अब क्या करा मैंने दोस्तों, जो पानी था इसमें मैंने डाल दिया क्या? चावल डाल दिया। चावल डाल दिए, चावल। अब बात आती है चावल अच्छे से कहां पर पकेंगे? चावल अच्छे से कहां पर पकेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों ने जब मुंबई में गर्म करा तो पानी दोस्तों गर्म होता जा रहा था, गर्म होता जा रहा था। पहले मान लीजिए इसका टेम्परेचर 40 था, तो 40 से 50, 50 से 70, 80, 90। दोस्तों जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, क्या आप लोगों का पानी यहीं पर था क्या? जैसे ही 100 से ज्यादा होगा, फिर पानी की आप लोग की भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा।
लेकिन शिमला में क्या हुआ, पानी मान लीजिए 100 से कम डिग्री सेल्सियस से उबल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहाड़ी वाले इलाकों पे मानते हैं हम लोग, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा, तो आप लोग गर्म कर लो, 40 से 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, 80 होता है, 80 होते ही तो दोस्तों ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगी, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी 80 से ऊपर आप लोग पानी का तापमान लेकर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ऊपर तो दोस्तों ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर कितना ले सकते हो, पानी का 80 ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 100 तक आप लोग अधिकतम तापमान पहुंचा सकते हो। यानी चावल अच्छे से कहां पर पकेंगे दोस्तों, मुंबई में पकेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे आप लोग। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताएंगे कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए गति के 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या होता है दोस्तों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या होता है दोस्तों, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण होते हैं। तो पहला तो ये हो गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या, ये भी सही है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s बोल लो, या फिर आप लोग बोल सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। दोस्तों बात एक ही तो है, तो ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए तबीयत खराब होने की वजह से मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ा पा रहा, इस पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी उतने ही बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उतने ही बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 36 न्यूटन का कोई बल है, किसी वस्तु पे लगाते हो आप, और उसमें 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। चलो भैया ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है, मैं क्या मान लेता हूं दोस्तों, m1 मान लेता हूं। मैं क्या मान लेता हूं, m1 मान लेता हूं। कितना फोर्स लगाया सर, 36 न्यूटन का लगाया। इसमें त्वरण कितना आ गया, इसमें त्वरण, इसका त्वरण आ गया सर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मान लिया। कोई दूसरी वस्तु थी, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m2। इस पे फोर्स लगाया आपने कितने का, उसी 36 न्यूटन का। लेकिन दोस्तों इसमें जो त्वरण हुआ वो कितना हुआ, इसमें जो त्वरण हुआ वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ। अब आपने क्या करा, दोनों वस्तु को m1 और m2, इन दोनों को आपने एक साथ बांध दिया। अब आप लोग कितना फोर्स लगा रहे हो दोस्तों, 36 न्यूटन का लगा रहे हो, तो इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए आप लोग सभी जानते हो F बराबर क्या होता है, ma होता है। अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना होगा, फोर्स में मास का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर फोर्स तो हमको पता है 36 है, लेकिन मास कितना है m1 प्लस m2। तो पहले तो आप लोगों को m1 निकालना पड़ेगा, फिर m2 निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आ जाइए पहले यहां से m1 निकाल लो। तो फोर्स क्या होता है आप लोगों का, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो जाएगा आप लोगों को, फोर्स बट्टे एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है आपका 36 है, एक्सेलरेशन कितना है 18 है, तो 36 बट्टे 18 2 किलोग्राम ये आ जाएगा। यहाँ पर 36 बट्टे 9 4 किलोग्राम ये आ जाएगा। तो m1 आपका आ गया कितना, 2 किलोग्राम। m2 आ गया आप लोगों का, सही है ना, ठीक है, हाँ ये आपका 4 किलोग्राम आ गया। तो 36 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 36 बट्टे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 36 बट्टे 6, 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। आंसर बताएंगे। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन द टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे हैव। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और इसका एक पॉइंट ले लिया बी। तो कब दोस्तों करंट फ्लो नहीं होगी, अगर दोनों दोस्तों सेम वोल्टेज पे होता है। ध्यान रखेंगे, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता, जब तक विभवांतर नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वायर है,
तो जैसे ही आप लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल ही हो गया बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मान लीजिए आपने 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट करा है, तो दोस्तों 10 वोल्ट का मतलब क्या है, आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर दिया, कितने का, 10 वोल्ट का। तो अगर किन्हीं दो पॉइंट पर दोस्तों सेम वोल्टेज पे अगर कोई दो पॉइंट है, उनके बीच में कोई विभवांतर नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर वो सेम वोल्टेज पे होंगे, समान विभव पे होंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। एक व्यक्ति है, वो समतल दर्पण के आगे 1 मीटर खड़ा है, ठीक है भैया, कोई एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये कोई एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समझ गए, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसके सामने 1 मीटर खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसके सामने कितनी दूरी पर खड़ा है दोस्तों, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चलिए, और बोला जा रहा है जब वह 40 सेंटीमीटर दर्पण के पास में आता है, वो दर्पण के पास में आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना, कितना, 40 सेंटीमीटर। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्यक्ति और समतल दर्पण में, व्यक्ति और उसके दर्पण में करो। अच्छा, व्यक्ति और समतल दर्पण में उसकी छवि, अच्छा, मतलब व्यक्ति और उसकी जो छवि बन रही ना, इमेज, उसके बीच में दूरी कितनी होगी। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप लोग का समतल दर्पण से जब भी ये प्रतिबिंब बनता है, तो एक चीज ध्यान रखिए, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज होती है। जैसे अभी मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी, वो भी मिरर से 1 मीटर की दूरी पर बनेगी। लेकिन मान लीजिए ये व्यक्ति कितना चल गया दोस्तों, 40 सेंटीमीटर चल गया, 40 सेंटीमीटर चल गया, तो वो कहां पर आ गया, वो कहीं ना कहीं यहां पर आ गया। तो अब मिरर से डिस्टेंस कितनी पे हो गया, 60 सेंटीमीटर पे। और ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है, इमेज भी उतनी दूरी पर होती है, तो इसकी इमेज भी दोस्तों इस मिरर से, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 + 60 कितने हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया। 120 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इज एलिमेंट, इनमें से कौन सा तत्व है, इनमें से कौन सा तत्व है, ये आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सा तत्व है। तो देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप लोग चीजें देख पाते हो, वो सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, वो तत्व होते हैं, वो सारे के सारे क्या है दोस्तों, तत्व है। चलो, इनमें से कौन सा तत्व है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो भी आप लोग देख पाते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, तत्व होते हैं। और दो तत्व से, एटलीस्ट दो प्रकार के तत्व से मिलके जो बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। जैसे मान लीजिए CH4 है, क्या ये तत्व है क्या, ये तत्व नहीं है दोस्तों, ये एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है। समझ में आ गई बात को, क्यों, क्योंकि ये दोस्तों किससे मिलके बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ये बना है। लेकिन दोस्तों जो किसी से भी मिलके नहीं बना होता, क्या कार्बन किसी से मिलके बना है क्या, क्या कार्बन किसी से मिलके बना है क्या। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करो इस चलिंद्रा पैनी, ठीक है। चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं, इनमें से कौन सा तत्व है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के दोस्तों ऐसी चीज जो किसी से मिलके नहीं बना हो, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, तत्व होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तत्व है ये नहीं है। देखो, ये तो आप लोगों के क्या है,
ये तो इसमें 2 नाइट्रोजन से मिलके बना है। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, जिसमें एटलीस्ट 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, और जिसमें केवल एक ही प्रकार के लोग होते हैं वो आपके एलिमेंट कहलाते हैं। दोस्तों इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही तो है, तो ये भी आपका एलिमेंट होगा। इसमें केवल कार्बन ही, तो ये भी एलिमेंट होगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये पेन ही नहीं चल रहा, क्या करूं मैं, बताओ। ये देखो, ये देखो कुछ लिखा आंख में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कल से हम लोग बोर्ड पे पढ़ा लेंगे, कल से हम लोग दोस्तों बोर्ड पे पढ़ा लेंगे, ठीक है। कल से हम लोग बोर्ड पे पढ़ा लेंगे दोस्तों। क्लास इतनी रखते हैं आज, ये कुछ चलिंद्र आगे, ठीक है। कल से मैं आप लोगों को बोर्ड पे ही पढ़ा लूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। कल से हम लोग दोस्तों बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, दोपहर 1 बजे वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग अनअकैडमी पर, ठीक है। 1 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अपन वापस बेस्ट करते हैं। तो 1-2 दिन से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी दोस्तों टेक्निकल इशू की वजह से, तो अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तबीयत मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो दोपहर 1 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, यहाँ पर आप लोग जुड़िए, यहाँ पर आप लोगों को शानदार आपकी रैंक भी मिलेगी। और कल से आप लोग की यूट्यूब पर बोर्ड पे क्लास हो जाएगी। किस पे क्लास हो जाएगी? कल से दोस्तों बोर्ड पर क्लास हो जाएगी, ठीक है। कल से बोर्ड पे क्लास हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। और दोस्तों आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यहाँ पर सारे सब कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। एसएससी का 12 महीने का 6500 का है, नीरज 11 लगाओगे तो ये आपका 5850 का पड़ जाएगा। रेलवे का 12 महीने का 3000 का है, नीरज 11 लगाओगे तो आपको 2700 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को कमेंट के नीचे मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।